जैसे हमने माल विक्रय अधिनियम पढ़ा तो हमारे दिमाग में ये बात आई कि ये जो अधिनियम है ये माल के विक्रय के संबंध में विधि है। यानी ये जो पूरा अधिनियम है ये कोई भी चीज़ एक है माल, अब हमको मालूम नहीं कि माल क्या है, जिसको गुड कहा है, विक्रय को सेल कहा है और विधि के संबंध में नियम है। इतना हमको इसके नाम से क्लियर हुआ। तो फिर हमने ये सोचा कि लाओ इसको ये देखें कि मतलब क्या है इसका। तो परिभाषाएं दूसरे सेक्शन 2 में देखिए परिभाषाएं दी गई। उसमें जब हम 7वीं परिभाषा पर गए, ऐसे हमने देखना शुरू किया क्योंकि हमको माल का अर्थ समझना था प्राइमरी रूप में। तो हमने जब देखना शुरू किया तो पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, 7वां माल की परिभाषा मिल गई हमको। तो फिर हमने उसको जैसे पढ़ा तो हमने उसमें जो परिभाषा दी गई है वो ये है, माल से अनुयोज्य दावा और धन से भिन्न हर प्रकार की जंगम संपत्ति अभिप्रेत है। मीन्स आई एम रीडिंग द इंग्लिश वर्जन ऑफ दैट, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। तो हमको ये पता लगा, हमको एक चीज पता लग गई कि माल का मतलब है चल संपत्ति। लेकिन इस चल संपत्ति में दो चीज नहीं आएगा, एक धन और दूसरा अनुयोज्य दावा, ये नहीं आएगा। इसका मतलब हमको ये चीज पता लगा कि जो विक्रय होना है वो चल संपत्ति का होना है। इसका मतलब हमको ये भी क्लियर हुआ कि इस पूरी विधि में चल संपत्ति के विक्रय से संबंधित नियम हैं। ये हमको क्लियर हो गया। हम आगे गए, जब परिभाषा पढ़ने लगे तो हमको विक्रय कहीं नहीं मिला। अगर आप देखेंगे टोटल 15 परिभाषाएं हैं। ये हमेशा ध्यान रखना है प्री के लिए, मैंने आपको कई बार बताया है कि जब परिभाषा खंड में नंबरिंग हो कहीं भी, जैसे इसमें 15 है, तो ये आप हमेशा मान के चलिएगा कि प्री में माल विक्रय अधिनियम के सेक्शन में ये प्रश्न महत्वपूर्ण बन जाता है कि कुल कितनी परिभाषाएं हैं। एक बात। दूसरी बात, अगर किसी विधि में उसकी इन्फोर्समेंट डेट दी गई हो, स्पेसिफाइड हो, तो वो डेट भी हमेशा ध्यान रखना है। इसमें देखिए दी गई है 1 जुलाई 1930 सेक्शन 1(3) में। अब देखिए 2 प्री के लिए ये प्रश्न आप हमेशा अपने दिमाग में रखिए और ये भी बात ध्यान रखिए कि ये दोनों फैक्ट ऐसा फैक्ट है जो पढ़ने से नहीं आएगा, आपको सिर्फ अलर्ट रहने से आएगा। कहीं नोट कर लेना, टोटल नंबर ऑफ डिफिनीशंस 15 और इन्फोर्समेंट डेट। जब हमने परिभाषा पूरा पढ़ा तो उसमें विक्रय की कहीं परिभाषा नहीं थी। हम सोचने लगे कि विक्रय कहाँ दिया गया है, कहाँ दिया गया है, कहाँ दिया गया। तो हमको पता लगा कि विक्रय तो दिया गया है और ये विक्रय दिया गया है टीपीए में, वहां पर सेल है। तब हमारे दिमाग में आया, जब हमने उस टीपीए के सेल पर विचार किया तो हमारे दिमाग में आया कि टीपीए में जो विक्रय है वो तो अचल संपत्ति का विक्रय है। That sale is related to the immovable property। तब हमारे ये समझ में आया कि जो विक्रय के नियम हैं
जो विक्रय के नियम है, हाँ धारा 54 से लेकर के आगे 57-58 तक है, विक्रय के जो नियम है वो संपत्ति के आधार पर अगर हम चल संपत्ति में बांटें और अगर हम अचल संपत्ति में बांटें तो हमको एक क्लियर डिवीजन पता लग रहा है। अचल संपत्ति वाला विक्रय का सिद्धांत टीपीए में दिया गया है और चल संपत्ति का सेल्स ऑफ गुड एक्ट में दिया गया है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन हमको पता लग गया। और वहां पर जब हम विक्रय पढ़ते थे तब हमने जब सोचा तो हमको ये भी पता लगा कि 3 प्रकार के ट्रांजैक्शन ऐसे हैं, 3 प्रकार का अंतरण टीपीए में ऐसा है, दान, विक्रय और विनिमय, जिसमें एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफर हो जाता है, यानी जिसमें टाइटल ट्रांसफर हो जाती है, यानी जिसमें स्वामित्व ट्रांसफर हो जाता है। स्वामित्व ट्रांसफर होने का मतलब कि किसी भी संपत्ति में जितने भी अधिकार होते हैं वो सब हम ट्रांसफर कर देते हैं। तो वो 3 तरीके हैं उनके ट्रांसफर के, एक विक्रय है, एक दान है और एक विनिमय है। और चूंकि यहाँ पर भी विक्रय यूज किया गया है, इसका मतलब भले ही ये चल संपत्ति के संबंध में यूज किया गया है, लेकिन इसमें भी एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफर होता होगा, सिमिलर टू टीपीए सेक्शन 54। ये दूसरा ऑब्जर्वेशन हमको बहुत अच्छा पता लगा बिना सेल ऑफ गुड एक्ट पढ़े हुए, सिर्फ टीपीए से ये ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने निकाल लिया। ये 2 बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशंस हैं। इसी क्रम में जब हम टीपीए को सोचने लगे कि टीपीए में एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफर होता है दान, विनिमय और विक्रय में, तब हमारे दिमाग में एक बात और गई कि उसी टीपीए में जो अंतिम चैप्टर है उसमें तो अनुयोज्य दावे का अंतरण भी दिया गया है। तब हमारे दिमाग में स्ट्राइक किया कि अगर अनुयोज्य दावे का अंतरण संपत्ति अंतरण अधिनियम यानी टीपीए में वर्णित है, यही कारण है कि अनुयोज्य दावा यद्यपि चल संपत्ति है लेकिन उसे माल नहीं माना गया है इस अधिनियम के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि अनुयोज्य दावे का जो सेल है या जो विक्रय है या जो अंतरण है वो यहां नहीं होगा, वो कहां होगा? टीपीए में। ये तीसरा महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन हमको पता लगा। जब हम टीपीए में सोचने लगे तब हमारे दिमाग में ये भी बात आई कि टीपीए में दान, विक्रय और विनिमय के अलावा भी तो अंतरण दिए गए हैं। तो जब हमने सोचा उनको तो देखिए हमारे सामने इस प्रकार का एक लॉ क्लियर हुआ, सिर्फ इंडेक्स टीपीए का सोच करके। अगर हम विक्रय, बंधक, विनिमय, पट्टा, दान, अनुयोज्य दावा अलग है ही है, वो तो पूरा अलग ही उसका वो है, वो अभी यहाँ पर बात नहीं करते हैं। ये इतना हमको समझ में आया। तो इसके संबंध में देखिए हमको
चल और अचल जब हमने बांटा, यानी अब हम सिर्फ ये देखना चाहते थे कि जो ट्रांसफर के नियम है वो किस विधि से गवर्न हो रहे हैं। तो विक्रय जो चल वाला है वो सेल्स ऑफ गुड एक्ट से, सेल ऑफ गुड्स एक्ट से गवर्न हो रहा है, और अचल का टीपीए से गवर्न हो रहा है 54। बंधक सिर्फ अचल संपत्ति का होता है, टीपीए। विनिमय चल और अचल दोनों का होता है, धारा 118 और टीपीए से गवर्न होता है। पट्टा सिर्फ अचल का होता है, टीपीए। दान चल और अचल दोनों का होता है, टीपीए। ये ऑब्जर्वेशन जो हमने किया है, ये हमने सिर्फ हम सोच रहे हैं। अब तो हमको सोचने से ये पता लगा कि टीपीए हमने पढ़ा था तो वहाँ ये चीज़ मिला, यानी विक्रय टीपीए में चल का नहीं है, और बंधक नहीं है, और पट्टा नहीं है। फिर हमारे दिमाग में ये बात उठी कि बंधक जो होता है वो ऋण की प्रतिभूति के लिए हित का अंतरण होता है, यानी हमको कोई कर्जा चाहिए आपसे, तो आपने कहा कि भैया आप हमारा कर्जा कैसे चुकाएंगे, तो मैंने कहा आप मेरा मकान बंधक रख लीजिए, जब मैं कर्जा चुका दूंगा तो आप मकान हमारा वापस कर दीजिएगा। तो मेरे दिमाग में गया ये बात आई कि अचल संपत्ति को ऋण की प्रतिभूति बना सकते हैं, तो क्या चल संपत्ति को नहीं बना सकते हैं? टीपीए में है नहीं, सेल ऑफ गुड में तो है ही नहीं, चूंकि यहां पर तो विक्रय है। तो हमारे दिमाग में फिर हमने ढूंढना शुरू किया, तो हमारे दिमाग में ले दे करके संपत्ति के ट्रांसफर से संबंधित दो ही विधियां हैं मुख्य तौर पर, या तो संविदा विधि होगी या टीपीए और सेल ऑफ गुड्स एक्ट होगा। जब संविदा में हमने ढूंढना शुरू किया तो 1 से 75 तक तो सामान्य सिद्धांत है, संविदा कब होगी, कैसे होगी, कौन पालन करेगा, कौन पालन नहीं करेगा, संविदा के सादृश्य सिद्धांत क्या होंगे, संविदा का भंग होगा प्रतिकर कौन होगा। फिर 124 पे हम गए, वहाँ भी नहीं था, क्षतपूर्ति। फिर 126 गए, वहाँ भी नहीं था। फिर 148 गए, वहाँ पर भी नहीं था। लेकिन जब हम 172 पर चले गए, वहाँ पर हमको मिल गया गिरवी रूपी उपनिधान, जिसमें ऋण की प्रतिभूति के लिए चल संपत्ति को परिदान किया जाता है। तो हमको मिल गया है कि हाँ वहां पर है। और फिर इसके लिए हमने ढूंढना शुरू किया कि पट्टा जिस तरह से अचल संपत्ति को होता है, चल संपत्ति को हो सकता है। तो जो पट्टा होता है वो राइट टू एंजॉयमेंट का ट्रांसफर होता है, यानी उपभोग के अधिकार का ट्रांसफर होता है। तो जब हमने ढूंढना शुरू किया तो टीपीए में तो है नहीं, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में भी नहीं है, तो फिर से एक अधिनियम हमको मिला, संविदा अधिनियम। फिर से हमने शुरू किया, 124 क्षतिपूर्ति नहीं है, 126 प्रत्याभूति वो भी नहीं है। जब हम 148 पे आए तो हमारे दिमाग में बात गया कि किसी उद्देश्य के लिए माल का परिधान किया जाता है कि जब वो उद्देश्य हो जाए, पूरा हो जाए तो माल वापस कर दीजिएगा। माल का मतलब है चल संपत्ति। ठीक इसी प्रकार से पट्टे में होता है कि किसी उद्देश्य के लिए पट्टे को किया जाता है और जब वो उपभोग पूरा हो जाए तो वापस कर दो। जैसे किराए पर आपने मकान ले लिया, जैसे किराए पर आपने टेंट हाउस ले लिया,
जैसे किराए पे आपने होटल ले लिया, 4 दिन आप रहे, उसके बाद जब आपका कार्यक्रम समाप्त हो गया तब आपने वापस कर दिया उसको, तुरंत हमको मिल गया। सेक्शन 148 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, चल संपत्ति। और अब देखिए अंतरण के लिहाज से ये लॉ पूरा हो गया। जितने भी हित के अंतरण हैं वो सब हमारे पास अब हमको मिल गए हैं, जिसमें जितने भी प्रकार के अंतरण हैं वो सारे अंतरण चल और अचल संपत्ति के संबंध में हमें मिल गए हैं और हमारे पास हैं। जब हम टीपीए पढ़ते हैं तब भी हम ये चार्ट बनाते हैं, और ये आप ध्यान रखिएगा कि ये प्री के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण चार्ट है। जैसे अगर आप देखिए तो विनिमय और दान, ये दो ट्रांसफर ऐसे हैं जो चल और अचल दोनों पर लागू होते हैं। टीपीए के संबंध में कह रहा हूं, विक्रय सिर्फ अचल के संबंध में, बंधक सिर्फ अचल के संबंध में, और पट्टा सिर्फ अचल के संबंध में लागू होता है। तो अगर प्रश्न बना दिया जाए कि निम्नलिखित में से क्या सही है या क्या गलत है, पहला स्टेटमेंट टीपीए के अंतर्गत बंधक चल और अचल दोनों संपत्ति पर लागू होता है। फिर दूसरा विनिमय चल और अचल दोनों संपत्ति पर लागू होता है। फिर पट्टा सिर्फ अचल संपत्ति पर लागू होता है। मतलब किसी भी प्रकार से अगर प्रश्न बनाया जाए तो सिर्फ इसी चार्ट से आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन है जो हमको दिमाग में रखना होगा। ये भी हमको पता लग गया। अच्छा, अभी तक हमने सेल ऑफ गुड्स एक्ट में एंटर नहीं किया है, अभी हमने सिर्फ सेक्शन 1 देखा है, इन्फोर्समेंट डेट देखा है और माल की परिभाषा देखी है, जिसका तात्पर्य हमको ये समझ में आया है कि जितने भी प्रकार की चल संपत्ति होती है वो सब माल है, एक्सेप्ट टू माल का विक्रय। माल का मतलब चल संपत्ति हो गई। अब इस पूरे अधिनियम में जब भी मैं चल संपत्ति लिखूंगा तो इसका मतलब है कि मेरा मतलब ये है कि ये चल संपत्ति जो है वो ना तो धन है ना एक्शनेबल क्लेम है, क्योंकि ये दोनों एक्सक्लूडेड हैं। जब 15 परिभाषा हमने पढ़ा, विक्रय की परिभाषा नहीं मिली, तब हम आगे चले और तब धारा 3 में भी हमको नहीं मिला, लेकिन 4 में हमको मिला विक्रय की संविदा। तो हमको ये पता लगा कि जो विक्रय है वो संविदा के द्वारा होता है। और अगर आप धारा 4 का पहला खंड पढ़ेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि माल की संपत्ति को कीमत पर अंतरित करना विक्रय है। यानी माल की संपत्ति को कीमत पर अंतरित करना ये विक्रय है, ये विक्रय हो गया। अच्छा, अब इसमें हमको ये पता, ये हमारे दिमाग में आया कि जो माल की संपत्ति है, माल तो खुद ही संपत्ति है, तो माल में की संपत्ति का क्या मतलब है? अब ये हमारे दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। तो हमको दिमाग में ये गया कि लाओ परिभाषा देखें, परिभाषा में कहीं कुछ लिखा है कि नहीं लिखा। तो हमको 11वीं परिभाषा दिखाई पड़ी। वहां पर वो कह रही है कि जहां पे संपत्ति यूज किया गया है उसका मतलब है साधारण संपत्ति, जनरल प्रॉपर्टी, ना कि कोई विशेष। ये हमको पता लगा, ये हमको मिला, 11वीं परिभाषा मिला हमको।
जब 11वीं परिभाषा में हमको जनरल प्रॉपर्टी मिला तो बिना टेक्निकल सेंस में जाए हुए हमने ये सोचा कि किसी भी संपत्ति में साधारण क्या है और विशेष क्या है। जैसे अगर हम चल संपत्ति में लें तो इसका मतलब है संपत्ति की परिभाषा के हिसाब से चल संपत्ति में साधारण संपत्ति भी है एक प्रकार इसका, और एक प्रकार इसका विशेष संपत्ति है। अब हमने इसको सोचना शुरू किया। देखिए ध्यान क्या रखना है कि चूंकि हमने अभी माल विक्रय अधिनियम पढ़ा नहीं है, अभी तो शुरुआत है आज, तो हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं एकदम ये मानते हुए कि हमने इससे पहले नहीं पढ़ा हुआ है। तो इसीलिए आप देखिए मैं आपको किसी कंक्लूजन पर एकाएक नहीं पहुंचा रहा हूं, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूं कि अगर ये नहीं पता लगा तो ऐसे, ये नहीं तो ऐसे, ये नहीं तो ऐसे, और फिर सिर्फ डिफिनीशन पोर्शन में ही हम खोज खोज के रह जा रहे हैं या एक दो स्टेप ऊपर नीचे आगे पीछे हो रहे हैं। हमने बहुत सोचा, हमारे समझ में टेक्निकली ये नहीं आ रहा है कि किसी भी चल संपत्ति में साधारण संपत्ति क्या होगी और विशेष संपत्ति क्या होगी। ये भी हमारे समझ में नहीं आया कि जब माल को चल संपत्ति कहा तो माल में की संपत्ति का क्या मतलब है। और माल में की संपत्ति भी चलिए ठीक था, लेकिन उसको ये कह रहे हैं कि माल में की जो संपत्ति है वो जनरल प्रॉपर्टी ना कि विशेष प्रॉपर्टी, धारा 211। हमारे जो हमने सोचा और यहां से हमको जवाब तो मिला नहीं है। कारण ये भी है कि हमने सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा तो है नहीं, हम तो पहली बार पढ़ रहे हैं। तो हमारे दिमाग में स्ट्राइक किया कि विक्रय तो टीपीएम भी दिया गया है, और टीपीए में जहां विक्रय दिया गया है उसमें भी विक्रय की संविदा करार होता है, 54 का दूसरा तीसरा पैराग्राफ। तो मतलब यहां पर भी देखिए विक्रय और विक्रय करार हो रहा है। धारा 4 में आपने देखा होगा विक्रय की संविदा है, विक्रय उसी संविदा में करार है। अभी देखेंगे इसको, अभी आप परेशान न होइए, सिर्फ दिमाग हमारा दौड़ रहा है। फिर हमारे दिमाग में आया कि विक्रय अगर वहां दिया गया है टीपीए में, तो विक्रय, विनिमय और दान ये ऐसे अंतरण हैं जिनमें स्वामित्व ट्रांसफर हो जाता है। यानी कि किसी भी प्रॉपर्टी में जितने राइट्स होंगे सब ट्रांसफर हो जाएंगे। तो अगर हम ज्यूरिस्प्रूडेंशियल सेंस में उन सारे अधिकारों को संपत्ति मान लें तो हम ये कह सकते हैं कि जब स्वामित्व का ट्रांसफर होता है तब कहा जाता है साधारण संपत्ति ट्रांसफर हो गई, यानी प्रॉपर्टी इन जनरल। प्रॉपर्टी इन जनरल का मतलब उस चीज में जितनी प्रॉपर्टी थी वो सब ट्रांसफर हो गई। लेकिन अगर उसी चीज में कोई एक विशेष संपत्ति ट्रांसफर हो, जैसे उपभोग का अधिकार, यानी मेरी, अब चल संपत्ति की बात करेंगे, मेरी गाड़ी है, आपने मुझसे कहा कि सर हमारे यहाँ पे फंक्शन है, आप 2 दिन के लिए हमको अपनी गाड़ी दे दीजिए, जो पैसा हो आप ले लीजिएगा। मैंने कहा ठीक है भाई, आप हमको 1000 रुपया दे दीजिए और आप गाड़ी ले जाइए 2 दिन के लिए। अब जो मैंने आपको गाड़ी दिया उसमें मैंने आपको सिर्फ क्या दिया है, उस गाड़ी को यूज करने का अधिकार। उस गाड़ी को चूंकि यूज करने का अधिकार दिया आपको, तो उसका
कब्जा भी आपको प्रदान किया। तो मैंने आपको अपने अधिकारों के वर्ग में से 2 अधिकार अंतरित किया। एक, कब्जा आप ले लीजिए उस गाड़ी का, और दूसरा आप उसको यूज कीजिए। लेकिन मैंने आपको ये अधिकार नहीं दिया कि आप उस गाड़ी को किसी और को भी विक्रय कर सकते हैं, या आपको मैंने गाड़ी चलाने के लिए दिया तो किसी और को भी आप चलाने के लिए दे दीजिएगा, ये मैंने नहीं दिया। तो इसका मतलब है कि मैंने आपको विशेष अधिकार दिया जब उपभोग का अधिकार दिया। वही बात यहां पर कहा गया। अब ये सारा ऑब्जर्वेशन हमने कैसे निकाला? टीपीए से। टीपीए में जब एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफर होता है, साधारण संपत्ति ट्रांसफर होती है, तो वो 3 प्रकार का अंतरण होता है: विनिमय, विक्रय और दान। बंधक और पट्टे में लिमिटेड इंटरेस्ट ट्रांसफर होता है। अगर आप बंधक की परिभाषा धारा 58 याद करेंगे तो वहाँ लिखा गया है कि ऋण की प्रतिभूति या ऋण के संदाय के लिए किसी हित का अंतरण। पट्टा पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है उपभोग करने के अधिकार का अंतरण। लेकिन जब आप विनिमय, विक्रय और दान पढ़ते हैं तो वहाँ या तो लिखा होगा स्वामित्व का अंतरण, और या तो संपत्ति का अंतरण लिखा होगा। तो इसका मतलब है कि अंतरण भी 2 प्रकार का हो गया। एक, जब पूरा स्वामित्व ट्रांसफर कर देते हैं, और दूसरा जब कुछ इंटरेस्ट ट्रांसफर करते हैं। तो विक्रय, दान और विनिमय स्वामित्व ट्रांसफर करने वाले अंतरण हैं। और ठीक इसी प्रकार से उसी बात को क्लियर करने के लिए यहाँ पर लिखा गया कि प्रॉपर्टी इन जनरल ट्रांसफ़र होगी। इसका तात्पर्य ही यही था कि स्वामित्व ट्रांसफ़र होगा, विशेष प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं है। इतनी चीज़ हमको इस माल से पता लगी। माल का मतलब है चल संपत्ति, और चल संपत्ति का स्वामित्व ट्रांसफर होना है। चल संपत्ति में जो जितनी प्रॉपर्टी है, साधारण जनरल, मतलब कोई विशेष प्रॉपर्टी नहीं, जितनी प्रॉपर्टी इन जनरल, वो सब अंतरित हो जाएगी। कोई विशेष प्रॉपर्टी अंतरित नहीं होगी। और इसीलिए विक्रय स्वामित्व का ट्रांसफर करता है। यहां तक क्लियर हो रहा होगा आपको। अब धारा 4 जो है, जरा उस पर आइए आप। कम टू सेक्शन 4। धारा 4 जो है, जरा आप देखिए ड्राफ्टिंग। मैं इस तरीके से यहां बना रहा हूं। विक्रय की संविदा, सेक्शन 4।
अगर बिल्कुल एकदम, अभी चूंकि हमने बिल्कुल सारी बातें नहीं पढ़ी हैं, तो एकदम अगर सामान्य तरीके से ऑब्जर्व किया जाए तो विक्रय की संविदा के दो तत्व हैं। देखिए, एक विक्रय बन रहा है और दूसरा विक्रय का करार बन रहा है। धारा 4 के नीचे ही लिखा गया है, देखिए, विक्रय की संविदा, और धारा 4 के मार्जिनल नोट में है विक्रय और विक्रय का करार। इसका मतलब विक्रय की संविदा के दो पार्ट हैं, एक विक्रय और दूसरा विक्रय का करार, एक सेल और दूसरा एग्रीमेंट टू सेल। ये पहले खंड में है और ये तीसरे खंड में है। इसमें अगर आप पढ़ेंगे, देखिए लिखा है कीमत पर अंतरित करता है तुरंत, और जब 3 पढ़ेंगे तो लिखा है संविदा विक्रय कहलाती है, परंतु जहां संपत्ति का अंतरण आगामी समय में या ऐसे शर्त के अधीन किया जाता है जो कि तत्पश्चात पूरा होना है। ये देखिए अंतरण, तो इसका मतलब ये है कि जब माल का विक्रय होता है, माल का विक्रय होने का मतलब जब चल संपत्ति का विक्रय होता है, तो ऐसा हो सकता है कि वो संपत्ति तुरंत अंतरित हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि वो बाद में अंतरित हो, भविष्यवर्ती या किसी शर्त के पूरे किए जाने पर। अब देखिए क्यों है प्रोविजन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। चल संपत्ति का मतलब कोई भी ऐसी संपत्ति जो अचल ना हो। आप गए बाजार से केक खरीदने के लिए, पेस्ट्री की शॉप पे गए, बेकरी की शॉप पे गए, वहाँ केक बना हुआ रखा है, आपने उसको पैसा दिया, उसने आपको केक दिया, देखिए तुरंत अंतरण हुआ, सेल है। दोनों तरफ से हो गया मामला, इधर से भी उधर से भी। अभी सिर्फ जितना मैं कह रहा हूं बस उतना, हमारे जब हमने धारा 4 पढ़ा हमको ये पता लगा कि जो सेल है, यानी जो मोबाइल प्रॉपर्टी का सेल है, यानी माल का जो सेल है, वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक एग्रीमेंट टू सेल और दूसरा सेल। एग्रीमेंट टू सेल में तुरंत पूरा नहीं होता है ट्रांसफर, वो आगामी समय में होगा, और सेल में वो तुरंत हो जाता है। तो हम सोचने लगे कि इसका उदाहरण क्या हो सकता है, ऐसा क्यों है, तो हमारे दिमाग में जस्ट एक केक का उदाहरण आ गया। एग्रीमेंट टू सेल भी विक्रय की संविदा है और सेल भी विक्रय की संविदा है। धारा 4 के दो पार्ट हैं, जब माल तुरंत अंतरित हो रहा है तब भी, और जब माल आगामी समय में अंतरित होगा तब भी। केक आप गए लेने, तुरंत अंतरित हो गया, आपने केक जो वहाँ लगा था आपको पसंद नहीं आया, आपने कहा कि भाई ऐसा ऐसा केक बना दीजिए, इस शेप का, इस डिज़ाइन का होगा और मेरा नाम लिखा होगा, जिसका नाम भी लिखा होगा। आपने पूछा कब देना है, कब आप देंगे, तो उसने कहा शाम को 6 बजे देंगे। आपने वहाँ पर संविदा किया। अब ये धारा 4(3) है, एग्रीमेंट टू सेल। अब इस परिस्थिति में जो ट्रांसफर होना है वो आगामी समय में होना है, वो तुरंत नहीं होना है। लेकिन संविदा उसी समय हो जाएगी। अच्छा, अब देखिए इस बात को कंफर्म कराते हैं, कैसे ये बात सही हो रही है। धारा 4 का चौथा खंड पढ़िए, वो ये कह रहा है विक्रय का करार तब विक्रय हो जाएगा जब या तो वो समय बीत जाए और या तो वो शर्त पूरी हो जाए।
शाम को 6 बजे आप पहुंचे, आपने जो पर्ची उसने दिया था आपने उसको दिया, उसने आपको केक दे दिया, विक्रय पूरा हो गया, विक्रय पूरा हो गया। तो हमको ये समझ में आया कि विक्रय की संविदा के दो भाग, यानी विक्रय का करार और विक्रय क्यों है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो माल हम खरीदने की संविदा कर रहे हों वो वह समय उपस्थित ना हो। आटा लेने चक्की पे आपने उससे कहा भैया आटा दे दो, तो उसने कहा भैया ऐसा है कि अभी नहीं है, शाम को 4 बजे आएगा, गेहूं आ जाएगा, मैं पीस के रखूंगा, आप 4 बजे आके ले लीजिएगा। देखिए 4-3 करार हो गया, संविदा बन गई, लेकिन वो एग्रीमेंट संविदा में कन्वर्ट कब होगा, जब ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर कब होगा, जब वो समय बीत जाएगा या वो शर्त पूरी हो जाएगी। मैं गया चक्की पे, मैंने कहा भैया आटा है कि न, उसने कहा हाँ आटा है। मैंने कहा भैया ऐसा है कि हमको मल्टी ग्रेन चाहिए, यानी तुम गेहूं में चना और बाजरा मिला करके मेरे लिए आटा बना दो 10 किलो। उसने कहा कि हम तुरंत नहीं बना पाएंगे, आप 2 घंटे बाद आकर के ले लीजिएगा। 4-3 जब वो शर्त पूरी हो जाए, मेरी शर्त क्या थी, मल्टीग्रेन। मान लीजिए वो मना कर दे मुझसे कि नहीं भैया हम मल्टीग्रेन नहीं दे पाएंगे, हमारे यहाँ बाजरा नहीं है ना चना नहीं है, तो हमारा करार, सेल का करार, संविदा नहीं बनेगा, खत्म हो जाएगा, प्रस्तावना डिफीट हो जाएगी। आपने संविदा अधिनियम में पढ़ा है 2A 2B, स्वीकृत प्रस्तावना होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस मस्ट बी देयर फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट। स्वीकृत प्रस्तावना वचन बनेगी, वचन करार होगा, करार ही संविदा बनता है।